आप में से 52% लोग पीएमसी हिंदी देखते तो हैं, लेकिन अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। सब्सक्राइब करना बहुत आसान है, बस एक बटन है। आपके लिए फ्री है, लेकिन हमें बहुत-बहुत सपोर्ट मिलती है ताकि हर हफ्ते हम ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचा पाएँ। एक स्टेज था कि जब मुझे लगता था कि इतनी अनवांटेड हूँ कि मुझे मर जाना चाहिए। मेरे जो साथ के बच्चे थे वो हमेशा एक ही चीज़ बोलते थे, बेटा चाहिए था इसलिए तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें यहाँ पे जन्म दिया। मेरे को क्लिफ लिप था, तो मेरे अपीयरेंस पे एक फ़न करना, तुम बंदर जैसी दिखती हो, बस एक पूँछ की कमी रह गई। बार बार मुझे ऐसा लगा कि ध्यान से हम सर दर्द से लेके कैंसर तक ठीक कर सकते हैं। मन में अचानक से आया कि सबसे बड़ा परिवर्तन था मेरा सर्वाइकल का ठीक हो जाना। मेरा जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में। मेरी मदर एक होम मेकर थे और फादर एक सर्विस करते थे। हम 4 बहनें हैं और मैं सबसे छोटी हूँ। मेरे और मेरे सिस्टर्स के बीच में एज गैप काफ़ी ज़्यादा है और ये चीज़ मैंने टाइम के साथ बहुत फील करी जब मैं स्कूल में एंटर करी। स्कूल में मैं देखती थी कि मेरे पीयर ग्रुप के, मेरे साथ के बच्चों के पेरेंट्स बहुत यंग हैं और मेरे पेरेंट्स उनके कंपैरेटिवली वो चीज़ें नहीं कर पाते थे जो मैं उनके साथ देखती थी। आउटिंग करना, पिकनिक्स पे जाना, वो सारी चीज़ें मेरे घर में नहीं होती थी। जो भी होता था मेरे सिस्टर के पार्ट पे होता था। तो मेरे एक तरीके से एक पेरेंट्स थे और मेरी सिस्टर भी एक पेरेंट का रोल ही प्ले किया करती थी। 5 इयर्स की थी तब मेरी सिस्टर्स की मैरिज होनी शुरू हो गई थी। तो वो गैप इतना ज़्यादा था कि मैंने अपने सिस्टर्स को एज अ पेरेंट ही फील किया हमेशा एंड आई गॉट बहुत ज़्यादा प्यार अपनी फैमिली में मेरे को फील हुआ। लेकिन उस प्यार के पीछे धीरे धीरे स्कूल में अपने ही पीयर ग्रुप को फेस करते हुए कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो मुझे इंट्रोवर्ट करती चली गई और उसका इम्प्रेशन मुझे मेरी फैमिली में भी नज़र आना शुरू हो गया। मेरे जो साथ के बच्चे थे वो मुझसे जब मेरे पेरेंट्स को देखते थे या मेरी सिस्टर्स को, तो वो हमेशा एक ही चीज़ बोलते थे कि अच्छा तुम 4 बहनें हो, तुम सबसे छोटी हो, अच्छा तुम्हारी बहनों में कितना गैप है, अच्छा तुम्हारी बड़ी दोनों बहनें तुमसे 17-18 साल बड़ी हैं, अच्छा तुम्हारी और एक और सिस्टर भी है वो भी इतनी बड़ी है, अच्छा तुम्हारी रिक्वायरमेंट नहीं थी, बेटा चाहिए था इसलिए तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें यहाँ पे जन्म दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तुम फिर से एक बेटी बनकर आ गई। तो जब बच्चे हंसते थे और फिर धीरे धीरे क्लिफ लिप, मेरे को क्लिफ लिप था, तो मेरे अपीयरेंस पे एक फ़न करना कि तुम्हारी शक्ल तो कैसी अजीब सी है, तुम बंदर जैसी दिखती हो, तुम लड़का ही हो जाती तो हनुमान जी ही नज़र आती, बस एक पूँछ की कमी रह जाती। तो ऐसी छोटी छोटी बात चीज़ें जो एक बच्चे के लिए बहुत बड़ी होती थी। तो जब बच्चे पीछे से मजाक बनाया करते थे और फिर टीचर्स का उसके साथ रिजेक्शन, कभी भी कोई पार्टिसिपेशन होता था टीचर सेलेक्ट करती थी कि एक कैपेबिलिटी को देख के, लेकिन फिर जब स्टेज पे जाने की बात आती थी कुछ करने की तो समझ नहीं आता था। वो कह रहे थे कि अभी नहीं, नेक्स्ट टाइम आपको चूज़ करेंगे, कुछ रीजंस हैं। तब समझ नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ी होती गई तो देखा कि वो रिजेक्शन कैपेबिलिटी या परफॉर्मेंस खराब की वजह से नहीं था, अपीयरेंस की वजह से था। और वो मेरे को इंट्रोवर्ट इतना ज़्यादा करता चला गया, अंदर मन में बैठ गया कि शायद मैं उतनी कैपेबल भी नहीं हूँ। लेकिन उस इंट्रोवर्ट के साथ साथ अपनी अपीयरेंस को भी देखना, बच्चों का मजाक, जब तक बड़े हुए तब तक कहीं ना कहीं पीछे से ही आवाज़ें सुनते रहना कि यू डोंट वांट, तुम अपनी फैमिली में रिक्वायर्ड नहीं हो, जबकि फैमिली में बहुत ज़्यादा प्यार, लेकिन फिर भी वो मन में घर करना शुरू हो गया। और उसका नतीजा हुआ कि मैं अपने बाहर लाउड ना होने की जगह अपने घर में लाउड होना शुरू हो गई। यानी कि अगर कुछ मम्मी या पापा कुछ बोलते थे, जैसे जैसे बड़ी हुई तो आवाज़ में एक कर्कश आवाज़ बननी शुरू हो गई, उन्हें तेज से चीख के बोलना। कोई बहन भी कुछ बोलती थी और अच्छा नहीं लगता था, ऐसा लगता था कि वो मेरे को पॉइंटेड कर रही है, पिन पॉइंट कर रही है। तो वो गुस्सा जो बचपन में कहीं और था वो मेरे को मेरी फैमिली में निकालना शुरू हो गया। तो सबको लगता था कि इसे, ये क्यों ऐसे बोलती है, हम तो प्यार से बोलते हैं फिर भी ये गुस्से में बोल रही है। लेकिन वो गुस्सा आज समझ में आता है कि वो कहीं और से आता था बचपन में, जो मैं वहाँ पर कभी बोल ही नहीं पाई कि ऐसा कुछ है नहीं। वो चीज़ अपने अंदर दबाते दबाते वो अपनी फैमिली में किसी और रूप में मैं चीखने चिल्लाना,
गुस्सा करना, इतना नाराज़ हो जाना कि बोलना ही नहीं, कभी भी कोई कुछ कह देना। तो कभी कभी ऐसा होता था कि मैं एक एक हफ्ते तक अपने पापा से नहीं बोलती थी या कभी मम्मी से नहीं बोलती थी, इरिटेट हो जाती थी बहुत जल्दी। वो इरिटेशन टाइम के साथ बढ़ती चली गई। एक स्टेज था कि जब मुझे लगता था कि आई डोंट वांट, इतनी अनवांटेड हूँ कि मुझे मर जाना चाहिए। तो मैं कोशिश करती थी, नए नए तरीके सोचती थी कि कोई ऐसा तरीका कि मैं मर जाऊँ। और अच्छा है, मेरे पेरेंट्स की 4 डॉटर्स हैं, तो वो एक डॉटर से फ्री हो जाएंगे, उन्हें ज़रूरत ही नहीं है इस डॉटर की, तो क्यों है। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हुई तो मैंने अपनी मम्मी के अंदर एक स्पार्क देखा कि तुम कुछ बन सकती हो, तुम कुछ कर सकती हो, तुम कुछ तो करना चाहिए तुम्हें। तो तुम पढ़ाई को ऐसे ही मत रोकना, तुम आगे करना, तुम जॉब करना, तुम कर सकते हो। तो मेरी मदर हमेशा कहती थी कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे बेटा नहीं है, लेकिन तुम हो। तो उसमें भी मुझे रिफ्लेक्शन दिखता था कि मम्मी मुझ में भी वही देख रही हैं। लेकिन एक तसल्ली थी कि चलो कोई बात नहीं, फिर भी वो मुझे एक एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है। लेकिन उसका एक और पड़ाव आया जब मैंने स्कूल के बाद में कॉलेज में एंटर हुई। स्कूल में फ्रेंड्स आते थे और जाते थे। जैसे फ्रेंड्स को के लिए मुझे ऐसा कई बार लगता था कि मैं एक टिश्यू पेपर हूँ जिसको यूज़ करते हैं और थ्रो कर देते हैं। ऐसे शायद आज भी बहुत सारे बच्चे फील करते होंगे। लेकिन जब मैं कॉलेज में आई तो एक डिफरेंट ही माहौल देखा। सबने कोई क्वेश्चन ही नहीं किया कैसे दिख रही हूँ, कैसे नहीं दिख रही हूँ, मैं इंट्रोवर्ट हूँ या एक्सट्रोवर्ट हूँ। हमेशा एनकरेज, हम ये कर रहे हैं तुम भी चलो, हम यहाँ जा रहे हैं तुम भी चलो। मैं आगे नहीं भी जाती थी तो वो मुझे साथ ले जाते थे। वो एक ऐसी फ्रेंडशिप जिसको कभी फील ही नहीं कर पाई मैं पूरी तरीके से अपनी स्कूलिंग में। फ्रेंड्स बने, बेस्ट फ्रेंड्स भी बने, लेकिन कहीं ना कहीं मिसिंग पार्ट लगता था। और इसको मैंने धीरे धीरे कवर अप किया अपने कॉलेज में। ऐसा लगा जैसे एक नया मेरा अपना रूप निकल कर आना शुरू हुआ। और ये आगे आगे बढ़ा जब मैंने स्टेजेस पे जाना शुरू किया, कॉलेज में नई नई जगह पार्टिसिपेट किया, कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया। आई स्टार्ट रिसीविंग द अवार्ड्स। मैंने ग्रेजुएशन करी, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में गई, बीएड में गई, तो और निकल कर आया कि बोलने के लिए जब स्टेज और बेटर मिला तो मैं बहुत आराम से बोलना शुरू करा और कंफर्टेबल हुई। लेकिन एक ऐसी चीज़ छुपी हुई थी जो शायद मैं अभी भी नहीं थी, कि मुझे ऐसा लगा कि वह बच्चे हैं, उनके आगे एक्सप्रेस हो रहे हैं, उनको बोल पा रहे हैं, उनके सामने सब कुछ शेयर कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन वहीं कोई बड़ा स्टेज आता जहाँ बड़े हैं तो वो स्टेज पे मैं पैर ही नहीं रख पाती थी। तो मेरा इंट्रोवर्ट पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ था। स्पिरिचुअलिटी मेरी लाइफ में आई मेरी शादी के बाद, ध्यान से जुड़े, बीएसएसएम से जुड़े, तो वहाँ एक नया ही आयाम दिखा। मेरी बहन ने जब बताया और मैं पहली बार पत्री सर से मिली, तो जो हमेशा देखा स्टेज पर बैठ के गुरु सत्संग करते हैं, ज्ञान देते हैं, उनके पैर छूने चाहिए, उनको एक अलग पदवी देनी चाहिए, आप उनके पास कैसे बैठना है, उठना है, वहाँ सारे बंधन टूट गए। एक ऐसा लगा जैसे इसी को मैं शुरू से ढूंढ रही थी, क्योंकि यहाँ ना कोई बंधन है, ना कोई नियम है। यहाँ नियम क्या है? खुद के साथ है। आपको ध्यान करना है, अपने लिए करना है, खुद से जुड़ना है। उसने पहली बार मुझे समझाया कि अपने अंदर झांको, ध्यान, जिसका बीज मुझे लगता है कि मेरे पापा ने डाला था सबसे पहले, जब उन्होंने मुझे एक किताब दी थी आत्म साक्षात्कार की, चिन्मय मिशन की। उसमें मैं कौन हूँ उसके ऊपर था। उसका सिर्फ एक चैप्टर पढ़ा था और मुझे समझ नहीं आया था कि शरीर, आत्मा, ये क्या अजीब सी बात है, ना तो ये मेरी उम्र है और ये सब मेरे लिए है ही नहीं। और आत्मा क्या है मुझे इतना समझ ही नहीं आता, क्योंकि मैं पूजा पाठ में बिलीव नहीं करती थी। हमारे घर में साधु संत आते थे, हवन वगैरह हुआ करते थे, हम उसमें पार्टिसिपेट करने बाहर भी जाया करते थे महाहवन में। लेकिन जाते थे, बैठते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन एक मन में विश्वास नहीं था कि क्यों। एक हमेशा सवाल था, लेकिन करने की हिम्मत कभी हुई नहीं कि क्यों। तो एक्नॉलेजमेंट एक दूसरी तरीके से बढ़ना शुरू हुआ। परिवार में, एक बहुत बड़े परिवार में शादी हुई। उस परिवार को ही एक्सेप्ट करने में मुझे बहुत टाइम लग गया, क्योंकि मैंने सोचा ही नहीं था, क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट हूँ रही
और ज़्यादा एक्सप्रेस भी नहीं करती थी, तो वहाँ पे और एक्सप्रेशंस को ऐसा लगा कि बांध दिया। जो करना चाहती हूँ, जो बोलना चाहती हूँ, वो बोल ही नहीं पा रही, तो मेरी आवाज़ को और बांध दिया और रोक दिया। तो अपनी हर भावनाओं को, हर चीज़ को अंदर या तो दबा देना या गुस्से में चीखना, बोलना, लड़ाई करना कभी कभी नज़र आता था। और ये चीज़ें आज महसूस करते हैं कि हमेशा गलतियाँ उनकी तरफ से भी नहीं रही, मेरी तरफ से भी होती थी। मेरे गुस्से, मेरे एटीट्यूड का रिफ्लेक्शन उनके गुस्से में नज़र आता था। इसको समझने में मुझे बहुत टाइम लगा, बहुत ज़्यादा। धीरे धीरे ये सारे इमोशंस दबाने का असर ये हुआ कि मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम हुई। इतनी ज़्यादा कि मैं सर ऊपर करती थी तो मुझे चक्कर आते थे। ध्यान में आई, ध्यान किया, सर से एक चीज़ सुनी कि अगर आपने ध्यान करना सीख लिया है तो आप दूसरों को सिखा सकते हो। क्योंकि एक जॉइंट फैमिली थी, कंजर्वेटिव फैमिली थी, तो हम लोग ज़्यादा बाहर नहीं जाते थे। तो इतनी बड़ा परिवार था, तो मुझे लगता था कि बाहर नहीं भी जा रहे तो यहीं पे बहुत सारे लोग मुझे मिल पा रहे हैं जिन्हें मैं ध्यान के बारे में बता सकती हूँ। तो सबको धीरे धीरे पता चलने लगा था कि कुछ तो मैं कर रही हूँ, कुछ एक अलग सी चीज़ है जो इस घर में हो रही है। तो मैं सबको बताना शुरू कर दिया कि आप ध्यान में बैठो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप ध्यान करो, आपको सर में दर्द है तो ध्यान करो, आपको बच्चों के साथ प्रॉब्लम है तो ध्यान करो, क्योंकि हर चीज़ का सॉल्यूशन ध्यान है। हम सिर्फ यही सुनते थे और यही समझ में आने लगा था। तो अगर मन में बहुत बेचैनी होती थी तो आँख बंद करके 5 मिनट 10 मिनट के लिए बैठ जाया करती थी, तो ऐसा लगता था कि बहुत रिलैक्स हुआ। तो मुझे लगता था कि इतनी बड़ी फैमिली है, सबको कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं, तो मैं सबको ये बताती, आप बैठो तो सही, एक बार बैठो, देखो, कोशिश करो, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। तो इस तरीके से मैंने अपने ही परिवार में थोड़ा थोड़ा बताना शुरू किया। कोई रिजेक्शन नहीं देता था, लेकिन करता नहीं था, लेकिन सुनता था। तो एक तसल्ली थी कि चलो सुन रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई नहीं भी कर रहा। धीरे धीरे समय के साथ चीज़ें बदलती चली गईं। यहाँ पे और सारे प्रोग्राम्स में आना शुरू किया। तो मेरी लाइफ में धीरे धीरे जैसे जैसे भी चेंजेस आने शुरू हुए, वो मुझे रियलाइज़ धीरे धीरे हुए। एकदम मुझे समझ भी नहीं आया कि क्या मेरे अंदर ध्यान से कुछ परिवर्तन आ रहा है, क्योंकि मैं दूसरों का तो सुनती थी लेकिन अपना परिवर्तन नहीं जान पा रही थी। लेकिन समय के साथ समझ में आया कि सबसे बड़ा परिवर्तन था मेरा सर्वाइकल का ठीक हो जाना अचानक से। क्योंकि मेरा इतनी प्रॉब्लम थी कि मैं सर उठाती थी, चक्कर आते थे, कुछ भी काम करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, और वो अचानक से गायब हो गया। मैं सर उठा रही हूँ, चक्कर भी नहीं आ रहे हैं। तो ये कैसे हुआ? मुझे ऐसा लगा कि मैं जुड़ने बीच में जो थोड़े एक्यूप्रेशर पॉइंट्स लिए शायद उससे हुआ, लेकिन उसे लिए भी बहुत टाइम हो चुका था। वो इनिशियल स्टेज पे ही थोड़ा हील हुआ, उसके बाद वो सिचुएशन रहती थी, लेकिन वो बिल्कुल ही कहीं से स्टिफनेस नहीं, कुछ नहीं, हर तरीके से बिल्कुल ठीक। जैसे जैसे मैं पत्री सर को सुनती थी वैसे वैसे धीरे धीरे समझ में आया, और मास्टर से भी हम बात करते थे PSSM के, तो समझ में आया कि पत्री सर का पहला कंसेप्ट कि आपने ए सीखा है तो ए सिखाओ, यानी कि अगर आपने आज पहली बार ध्यान में बैठना सीख लिया तो आप दूसरों को ध्यान के बारे में बता सकते हो। और वो मैंने अपने घर में शुरू कर दिया था। रास्ते में भी कोई मिलता था, मेरे पेरेंट्स भी करने लगे थे, मेरे इन-लॉज़ भी ध्यान करने लगे थे। तो ये घर में बहुत बड़ा चेंज था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते थे, और पूजा पाठ उन्होंने रखी लेकिन उन्होंने ध्यान को भी अपना साथ जोड़ लिया, तो उनमें भी बहुत सारे चेंजेस आए। तो हमारे रिलेशन में इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हुई। तो समझ में आया कि जो ए सीखा ए सिखाओ, बी सीखा बी सिखाओ, ये सर का सबसे पहला गुण था कि हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हर इंसान को ध्यान सिखाना, उसे आत्मनिर्भर करना, खुद से मिलाना। तो जब हमने वो शुरू किया तो आपने अपनी पहली जिम्मेदारी, जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, वो पूरी करी। और मेरा सर्वाइकल का ठीक होने का यही पहला कारण था कि मेरे सर्वाइकल ठीक हो गया और मुझे पता ही नहीं चला। और जब मैंने किसी का अनुभव सुना, इसीलिए सर संजय सांगत्य को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि जब हम दूसरों का एक्सपीरियंस सुनते हैं, उस एक्सपीरियंस से मुझे समझ में आया कि ये मेरा भी एक अनुभव है कि मेरा सर्वाइकल ठीक हो गया। और क्या करने से? सिर्फ दूसरों को ध्यान सिखाने से, दूसरों को ध्यान के बारे में बताने से। तो मैं इतना बड़ा, मेरा एक सिचुएशन से मैं बाहर आ गई, और फिर मेरे जीवन में सिचुएशंस जैसे एक एक करके आनी शुरू हुई। मुझे थायराइड हो गया,
मेरे सर में 7 सिस्ट्स हुई। वो सिस्ट बहुत छोटी छोटी रहती थी और उस समय मैं ध्यान 1 घंटा ध्यान कर लिया, कभी 2 घंटे कर लिया, कभी आधे घंटे ध्यान कर लिया। इसी तरीके से जीवन चलता रहा और ऐसा लगा कि बहुत अच्छा है, क्योंकि जब भी दिल्ली में कोई प्रोग्राम होता था तो हम दौड़ के आते थे, पत्री सर से मिलना या किसी से भी मिलना, वो सब चीज़ें होती रहती थी। समय बीतता गया। बार बार मुझे ऐसा लगा कि मैं सर के एक ही तरीके के एक्सपीरियंस सुन रही हूँ कि ध्यान से हम कैंसर, सर दर्द से लेके कैंसर तक ठीक कर सकते हैं। मन में अचानक से आया कि सर दर्द से कैंसर तक ठीक कर सकते हैं, तो उसमें थायराइड भी तो एक चीज़ है। तो मैं अपने ऊपर काम ही नहीं कर रही हूँ। मैं क्यों नहीं कर रही हूँ? क्या है जो मैं नहीं कर रही हूँ जिसकी वजह से मुझे थायराइड की गोलियाँ आज भी खानी पड़ रही हैं? मुझे मेडिसिन बचपन से नहीं पसंद थी, चाहे वो होम्योपैथिक की हो, एलोपैथिक की हो या आयुर्वेद। मुझे दवाइयों के नाम से ही चिढ़ मचती थी। मैं थायराइड की बहुत ज़बरदस्ती खाती थी, क्योंकि एक चेक रहता था हस्बैंड का कि सुबह सुबह तुमने दवाई ली या नहीं ली। तो सिर्फ एक दवाई भी लेनी है तो डर की वजह से लेनी है कि वो गुस्सा करेंगे, तो चलो एक गोली है खा ली। लेकिन मन करता था किसी दिन उठाऊं और मैं फेंक दूं उसको, लेकिन वो मैं फेंक नहीं सकती थी, क्योंकि वो 2 गोलियां भी काउंट कर लेते थे कि तुमने कितनी खाई हैं। तो मैं छुपा भी नहीं पाती थी। तो इस तरीके से मेरे मन में जब ये चीज़ आनी शुरू हुई तो एक परिवर्तन आया कि तुम ध्यान ही कितना कर रहे हो। अगर इस चीज़ से बाहर निकलना है तो अपने ध्यान की अवधि को तो बढ़ाना होगा। तुम्हारा मन करता था तो आधा घंटा कर रही हूँ, कभी 1 घंटा कर रही हूँ। कंसिस्टेंसी एक टाइम पीरियड को बढ़ाने की तो है ही नहीं, मन के हिसाब से काम चल रहा है अभी भी। तो मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया। मैंने नियम लिया कि मैं 2 घंटे ध्यान डेली करूँगी ही करूँगी। ध्यान करना शुरू किया, 2 घंटे ध्यान। पहले लगता था कि समय मिलेगा ही नहीं, और फिर अपने आप समय भी मिलता था, आराम से बैठना हो जाता था। ऐसा लगता था कि अपने आप सारे काम पूरे हुए और मेरे को समय ही समय है, मैं 2 घंटे क्यों, मैं 3 घंटे भी बैठ सकती हूँ। तो मैंने अपनी अवधि धीरे धीरे करके बढ़ानी शुरू करी। जैसे जैसे वो अवधि बढ़ी, जब मेरे टेस्ट होने लगे तो मैंने देखा कि मेरे थायराइड में एक इम्प्रूवमेंट आने लगी। मेरे वर्ड्स मॉड्यूलेशंस चेंज होने लगे, मुझे वर्ड्स की इम्पोर्टेंस समझ में आने लगी। मेरे आवाज़ में जो गुस्सा रहता था, कर्कशता थी, तो वो मुझे ऐसा लगा कि सब ने बोलना शुरू किया कि आपकी आवाज़ में तो बहुत स्वीट है, आपकी आवाज़ से लगता ही नहीं कि आप इतने बड़े हो। तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो आज तक मुझे किसी ने बोला ही नहीं, ये अचानक से क्या हुआ? ये सारी चीज़ें, ये सारे शब्द मुझे जब मैंने अपना ध्यान बढ़ाना शुरू किया तब सुनने में आए। और मेरा थायराइड धीरे धीरे, मैंने साइलेंस, हम सुनते थे कि मौन करना चाहिए, मौन करना चाहिए। पहली बार मौन किया 15 दिन का थी, और मैंने जब मौन किया, ऐसे ही करके मैंने 2 बार जब मौन किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे कितने सारे इमोशंस हैं जो मैं बाहर नहीं निकाल रही हूँ, जिस वजह से मुझे ये इशू आया। थायराइड गले में होता है, गले हमारा वाक से है, तो मैं अपने शब्दों को बाहर ही नहीं निकाल पा रही थी, और शब्दों को बाहर नहीं निकाल पा रही थी, अंदर दबा के दबाते बचपन से लेकर अब तक और दबाना सीख गई। तो यही एक कारण था मेरे थायराइड का। धीरे धीरे उस पर काम होना शुरू हुआ, उसे समझना शुरू हुआ, क्योंकि जब मैंने मौन करा तो मेरे पूरे मुंह में यहाँ से लेके यहाँ तक इतना ज़्यादा दर्द होता था कि ऐसा लगता था कि कोई गला घोट रहा है, और वो घुटन होने लगती थी। और गलती से अगर एक शब्द मुंह से निकल जाता था, आह भी निकल जाती थी, तो ऐसा लगता था वो पूरा दर्द खत्म हो जाता था। तो उससे मुझे एहसास हुआ कि मेरे अंदर से कितनी तड़प है बोलने की, जो मैं बोल ही नहीं रही हूँ। तो उस मौन के बाद मैंने बोलने का एक नया पड़ाव शुरू हुआ मेरे जीवन में। स्पिरिचुअल टैबलेट आया और उसने मुझे समझाया कि एक्सप्रेशन को सही तरीके से कैसे लेकर आना है। हमेशा से था कि पत्री सर के बहुत करीब रहे, जिससे हर वक्त सुनती रहूं, लेकिन वो पॉसिबल ही नहीं था। सर रहते थे साउथ में, दिल्ली में जब भी आते थे तो मैं हर बार नहीं आ पाती थी। कोशिश करती थी लेकिन हर बार नहीं, मन करता था तो सर अगर 4 दिन के लिए होते थे तो मैं कभी 1 दिन के लिए। समय के साथ हुआ कि सर 5 दिन है तो हम 5 दिन है, लेकिन शुरू में ऐसा नहीं हो पाता था। तो उसी दौरान स्पिरिचुअल टैबलेट लाइफ में आया, तो ऐसा लगा कि पत्री सर ने कहा कि तुम्हें हर समय एक गुरु चाहिए, तो लो तुम्हारे को मैं एक गुरु दे रहा हूँ। इस गुरु को ध्यान से फॉलो करना, तो ये सारा ज्ञान मेरा ही है, इसको करोगे तो तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा। ऐसा लगा कि सर ने ही कहा है जाओ, उसके अंदर डूब जाओ।
तो डॉक्टर जी के सर से मुलाकात हुई, तो थायराइड का मेन कारण समझ में आया, जो मैंने बचपन से रहा, मेरा इंट्रोवर्ट होना, इमोशंस को दबाना, अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाना। तो सर ने वो एक्सप्रेशंस का प्लेटफॉर्म देना शुरू किया यूट्यूब पे, फिर स्टेज पर बोलना, लोगों के साथ पढ़ाना, उन्हें समझाने उन कंसेप्ट्स को। तो वो अंदर से वो जो दर्द मौन के समय होता था, वो दर्द उस समय भी होना शुरू हुआ। तो समझ में आया कि एक्सप्रेशंस कितना अंदर दबे हुए हैं। तो वो धीरे धीरे बाहर आने शुरू हुए, पढ़ाने के रूप में, समझाने के तौर पर। तो जब मैंने टेस्टिंग्स करानी शुरू की तो मेरे थायराइड जो है हमेशा नॉर्मल आना शुरू हुआ। तो समझ में आया कि मैंने अपना एक पड़ाव पूरा किया, लेकिन मेरे जीवन में हेल्थ एक ऐसी चीज़ रही जिसने मुझे हमेशा नए नए पड़ाव में आगे बढ़ने के लिए, शायद वो एक चैलेंज बन के मेरी लाइफ में आया कि अगर इस चीज़ को सही से समझना है तो मेरे शरीर में एक बीमारी का रूप आता था। जो मेरी सिस्ट हमेशा छोटी छोटी रही, अचानक से स्वेल करी और बस्ट आउट होनी शुरू हो गई। वो एक सर्जिकल प्रॉब्लम हुई जो मेरे ब्रेन में यहाँ पर ऊपर अपर लेयर पे थी। तब समझ में आया कि थायराइड के लिए अगर मैं 2 से 3 घंटे ध्यान कर रही हूँ तो मुझे अपने ध्यान को कम से कम 7-8 घंटे तक लेके जाना है। एक्सेप्टेंस, ग्रैटिट्यूड, जो कंसेप्ट्स मैंने ढंग से सुने ही नहीं थे, सिर्फ कभी कभी किसी से सुना तो बस सुना, 2 दिन करा और उसके बाद छोड़ दिया। कंसिस्टेंसी नहीं। वो मेरे सिस्ट ने मुझे कंसिस्टेंट होना सिखाया, थैंक यू करना सिखाया, फॉरगिवनेस, खुद को भी दूसरों को भी, हर एक के इमोशंस के साथ हमेशा पकड़ पकड़ के एक बोझ की तरह ले जाना, उसको छोड़ना सिखाया। ये जर्नी कुछ इस तरीके से रही कि मेरी हमेशा ध्यान के साथ जब भी कोई हेल्थ इशू होता था तो ये कभी सवाल नहीं उठता था कि ध्यान कर रहे हैं तो सर से लेके कैंसर तक ठीक होता है तो मेरे को बीमारियां क्यों आ रही हैं। बल्कि मुझे समझ में आने लगा कि बीमारियां मुझे समझाने आती हैं कि अभी तुम्हें ये ठीक करना है। तो धीरे धीरे मेरे जीवन में करेक्शंस होनी शुरू हुई। मुझे समझ में आया कि मुझे अपने जीवन में आगे क्या करना है, कैसे अपने आप को, अपने शरीर को देखना है। हर बीमारी को इतने से इतना नहीं देखना, उसको ये देखना है कि उसका कारण कहाँ है। और स्पिरिचुअल टैबलेट में मुझे समझ में आना शुरू हुआ कि हर बीमारी का एक कारण होता है। वो विचारों में भी होता है, वो हमारे बिलीफ सिस्टम में जो हम बचपन से लेते हुए आ रहे हैं उसमें भी होता है। तो वो दर पर दर ठीक करने के एक तरीका समझ में आने लगा। कभी सर के थ्रू आने लगा, कभी सर के कंसेप्ट्स पढ़ने से आने लगा। जो पत्री सर ने ही कंसेप्ट्स दिए थे, जिसको एक स्पिरिचुअल टैबलेट के फॉर्म में जीके सर लेकर आए, वो धीरे धीरे हमारे जीवन में एक बदलाव का एक नया पड़ाव लेकर आने लगा। आज भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ को मैंने फेस किया है। लास्ट ईयर मुझे एक न्यूरोलॉजिकल इशू हुआ और सडनली एक दिन ऐसा हुआ कि मैं सुन नहीं पाई कुछ भी। मेरे दोनों कानों में कोई आवाज़ नहीं। मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं और उनके होंठ दिख रहे हैं और मेरे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा। और अचानक से उनको तकलीफ़ में देख के मेरा रोना आ गया कि मेरे को आप क्या बोल रहे हो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। मैं क्या बोल रही हूँ मुझे खुद भी नहीं सुनाई दे रहा है। तो मुझे समझ नहीं आया कि एक अजीब सा सन्नाटा अपने आसपास, एक लोनलीनेस। लेकिन ऐसा लगा कि उस लोनलीनेस में मेरी एक अपनी एक पहचान, एक एग्जिस्टेंस है। एक डर नहीं था, लेकिन समझ नहीं आता कि आसपास इतनी तकलीफ़ क्यों नज़र आ रही है, लेकिन मैं कुछ सुन नहीं पा रही हूँ। तो मुझे ये फील ज़रूर आ रहा था, लेकिन घबराहट नहीं थी। बस ये लग रहा था कि ये सब क्यों कर रहे हैं, क्यों मेरे को डॉक्टर्स को दिखाया जा रहा है। ये कम से कम 4 से 5 घंटे ऐसा रहा कि मेरे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा। और धीरे धीरे मेरी को सुनना शुरू हुआ, आवाज़ें आने लगी। लेकिन उस समय स्थिति ऐसी हुई कि हर आवाज़ बहुत तीखी और तेज़ लगने लगी। तो आवाज़ में ऐसा लगा कि सबको धीरे और सॉफ्ट बोलना है। तो कोई भी हल्का सा भी बोलता था तो ये लगता था कि आवाज़ कानों में हिट करती थी। स्पिरिचुअल टैबलेट की वजह से मुझे कारण जानने की आदत पड़ गई थी। तो मुझे 15-20 दिन बाद फील हुआ कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं को समझना चाहिए कि क्यों हुआ ये। मुझे थायराइड हुआ, मैंने जाना, सिस्ट हुआ, मुझे उसमें समझ में आया। तो अब ये एक नई चीज़ जीवन में
हर साल कोई ना कोई एक मेजर इशू आना शुरू हो गया था, क्योंकि पहले जब थायराइड हुआ, फिर सिस्ट हुई, तो हर चीज़ मुझे कुछ ना कुछ सिखा ही रही थी, समझा ही रही थी। तो ये कानों की चीज़ मुझे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगी, क्योंकि मैं समझ नहीं आया कि ये कि मैं सुनना बंद हो गया और फिर उसके बाद आवाज़ आई, तो ये था क्या। एक बार ऐसा लगा कि उस समय कि शायद अब जाने का ही समय आ गया है, क्योंकि अंदर से ऐसा फील हो रहा था कि जैसे कोई चीज़ अंदर से निकल के जा रही है। तो मुझे लगा कि बस मेरे को जाना है, अब मेरी ज़रूरत नहीं है, सब कैपेबल हैं, सब संभाल लेंगे। और उस वक्त सिर्फ अगर याद आया तो मुझे लगा कि मेरे बच्चे आज इतने कैपेबल हैं कि वो शायद संभाल सकें। बस एक बार मेरी सिस्टर्स से मैं मिल लूँ और मैं यहाँ से चली जाऊँ। लेकिन जब दूसरे ही पल एकदम ऐसा लगा जैसे कि एक इमोशन था और एक अवेयरनेस आई कि अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है, अभी मुझे यहाँ रहने की ज़रूरत है। तो अगर इतना सा अगर आवाज़ नहीं भी आ रही तो काम तो कर ही सकते हैं। तो क्यों ये अंदर से एक इमोशन निकल कर आ रहा है, ये भावना आ रही है कि अब जाने का समय आ गया है और मुझे दिख रहा है कि मेरे अंदर से कुछ निकल के बाहर जा रहा है। ये सारी चीज़ें क्यों हुई? जब ये सवाल अंदर आना शुरू हुआ तो मैंने देखा कि मैं बाहर तो सुन रही हूँ, कोई आके मुझसे ध्यान के बारे में पूछ रहा है, किसी को कोई चीज़ बतानी है, समझानी है, तो उनको तो मैं ध्यान से सुन रही हूँ, लेकिन वहीं मैं अपने ही घर के लोगों को सुनना कम करती जा रही हूँ। अगर हस्बैंड कुछ बोल रहा है तो उनको भी नहीं सुनना, बच्चे कुछ बोल रहे हैं तो उनको पलट कर सिर्फ स्पिरिचुअल कंसेप्ट ही बताना, कुछ ऐसी ही बात बोलनी। मैंने अपना मिडिल पाथ धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर दिया था। मैं कहीं ना कहीं सिर्फ एक साइड ही देखने लगी और समझ में आया कि मैं कौन हूँ। सुना हमेशा कि हम शरीर नहीं आत्मा है, शरीर नहीं आत्मा है, लेकिन कभी उसकी डेप्थ में और उसे रियलाइज़ करने की कोशिश ही नहीं करी। और धीरे धीरे इस कंसेप्ट में उतरने के लिए मैंने 2 किताबों को लिया, माइंड टू मैटर और इरिटेशन। वो एक नई बुक थी जो मेरे को पता चली, तो मैंने उस बुक का PDF मंगा के उसे प्रिंट किया। तो इरिटेशन जब बुक मैंने पढ़ी तो मुझे समझ में आया कि ये इरिटेशन कहीं ना कहीं आज भी एक्सपेक्टेशन से ही जुड़ा हुआ है। मतलब मैं अपने इमोशंस पे आज भी पूरी तरीके से काम ही नहीं कर पाई हूँ। तो मुझे फिर धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि मेरे शरीर में जो बीमारियाँ आ रही हैं या जो चैलेंजेस बीमारी के हेल्थ के रूप में आ रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मुझे जागरूक करने के लिए आ रहे हैं कि अभी भी तुम्हें ये सीखना है। और जब मैंने इस तरीके से देखना शुरू किया तो मेरे न्यूरोलॉजिकल मेरे इश्यूज इम्प्रूव होने शुरू हुए। एक समय था जब मैं बिल्कुल दवाइयाँ ज़िद में नहीं लेती थी और बिल्कुल अगेंस्ट थी, और इन सब चीज़ों की वजह से मेरे ही बेड साइड पे एक पूरा डब्बा दवाइयों का भर के रहने लगा। सुबह शाम रात दिन मुझे बहुत सारी मेडिसिन्स खानी पड़ती थी फोर्सफुली, क्योंकि मैं दवाइयाँ खाती नहीं थी, फेंक दिया करती थी। मुझे आदत नहीं थी, लेकिन मुझे मजबूरन, क्योंकि मैं बेड से ही कई बार नहीं उठ पाती थी, बिल्कुल बेड रिडन हो जाती थी, 2-2 दिन तक उठ नहीं पाना, पूरा घर का डिस्टर्ब हो जाना। तो मुझे लगता था कि दवाई मुझे खानी मेरी मजबूरी बन गई। तो मुझे गुस्सा आता था कि मैं ध्यान कर रही हूँ, फिर भी दवाई खा रही हूँ, अपने ऊपर काम भी कर रही हूँ। मुझे लगा कि मेरा शरीर ही नहीं रहेगा तो मैं कैसे कोई काम कर पाऊँगी, कैसे कुछ पे काम करूँगी। तो ये शरीर रहना भी इम्पॉर्टेंट है। तो इस शरीर को अगर रखना है तो कभी कभी बाहर से सपोर्ट ले सकते हैं। उसको रिजेक्ट हमेशा करेंगे तो बहुत समय लगेगा अपने आप को उससे उठाने के लिए। तो दवाइयों को एक एक्सेप्टेंस दी कि ओके, अगर अभी मुझे ज़रूरत है तो मैं ये दवाई लेने के लिए तैयार हूँ, मैं दवाइयाँ लूँगी। और जो मैं गुस्से में इरिटेट होते हुए अच्छा ठीक है खा रही हूँ, वो छोड़कर लेना शुरू किया। एक उसके साथ एक थैंक्स के साथ, एक ग्रैटिट्यूड के साथ कि मुझे मालूम है ये मुझे सिर्फ अभी कुछ समय तक लेनी है और जल्द ही मैं इस सिचुएशन से बाहर निकलूँगी। और इसको मैंने धीरे धीरे देखा, जो मेरा इतनी सारी दवाइयाँ आ गई वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो गई। आज भी मैं दवाइयाँ ले रही हूँ, लेकिन जहाँ इतना बड़े थी वहाँ 2 या 3 दवाइयों में कन्वर्ट हो गया। अब अपने शरीर से कोई नाराज़गी भी नहीं है, क्योंकि समझ में आ रहा है कि ये शरीर मेरा वो चीज़ है जो मुझे हमेशा समझाती रह रही है।
मेरे बॉडी में आने वाले मल्टीपल जॉइंट पेन शुरू हुए। समझ में आया कि जॉइंट्स यानी कि जोड़ना, वो हर चीज़ को जोड़ता भी है और आपको फ्लेक्सिबल भी बनाता है। तो बहुत सारी चीज़ों में मेरी जो रिजिडनेस थी वो कम होनी शुरू हुई। और ये चीज़ मुझे नज़र आई जब मैंने अपने बच्चों में बदलाव देखा। मुझे हमेशा लगा कि क्योंकि मेरे बच्चे जब इस दुनिया में आए तब मैं ध्यान में आ चुकी थी, तो मुझे लगा कि मैं एक स्पिरिचुअल पेरेंट हूँ, तो मेरी पेरेंटिंग भी स्पिरिचुअल पेरेंटिंग है। बचपन से उन्हें ध्यान के बारे में बताना, उन्हें ध्यान के सत्र में ले जाना, पत्री सर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहना, बच्चों को बहुत अच्छा लगता सारी चीज़ें। लेकिन कहीं ना कहीं शायद मुझे इस पड़ाव में आके समझ में आया कि मैं सिर्फ एक ही काम कर रही थी कि जब भी कोई चीज़ मेरे बच्चे मेरे पास लेकर आ रहे थे तो मैं उनको कोई ना कोई ज्ञान दे रही थी। एक माँ का फ़र्ज़ सिर्फ ज्ञान देना नहीं होता। जब मैंने अपनी बेटी को अपने से दूर पाया, ऐसा लगा कि मेरे और उसके बीच में कोई खाई सी बनती जा रही है। वो मेरे सामने है लेकिन मैं उसको छू नहीं पा रही। मैं उसको प्यार करना चाह रही हूँ लेकिन मैं प्यार कर नहीं पा रही। शायद मैंने उसको पहले रिजेक्ट किया, आज मुझे वो रिजेक्शन मिल रही है। तो जब ये चीज़ मैंने धीरे धीरे फील करी तो मैंने उसकी ब्रिजिंग करने की कोशिश की। तो मुझे ये समझ में आया कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा ज्ञान देते रहें, क्योंकि ये काम मैं अपने बच्चों के साथ हर समय करने लगी थी। ऐसा लगा कि धीरे धीरे मेरे बच्चों ने अपनी बातें बतानी बंद कर दी, और ये पता ही एहसास ही नहीं हुआ कि मेरे बच्चे कब वो चीज़ें बतानी बंद कर दी जिसमें उन्हें लगता था कि ये बताया तो मम्मी पलट कर हमें कोई ना कोई ज्ञान देने लगेंगी, विजडम। वो माँ नहीं रही, एक गुरु की तरह हमेशा कुछ ना कुछ बोले चले जा रही है। जब मेरे को अपने बच्चों के बीच में एक गैप नज़र आया, तो जैसे एक माँ को झंझोड़ दिया हो कि तुम कहाँ हो, तो उस एहसास को फिर से जगाना, फिर से जानना कि एक कॉमन सेंस जिसे हम छोड़ देते हैं, हमें लगता है कि स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हो रहे हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज मिल गई तो कॉमन सेंस की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन उसने मुझे मेरी कॉमन सेंस में रहना सिखाया। स्पिरिचुअलिटी मतलब और भी ज़्यादा अपने निजी जीवन में कॉमन सेंस को यूज़ करना। हम स्पिरिचुअल हैं, ज्ञान है, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसको हर वक्त शब्दों में बोलने की ज़रूरत नहीं है। सर ने हमेशा शब्दों में नहीं बोला, पत्री सर अपने बिहेवियर में दिखाते थे, और हम कहीं ना कहीं शब्दों में बोल रहे हैं। और वही गलती मैं कर रही थी कि मैं शब्दों में शायद ज़्यादा बोलने लगी थी, और अपने करने में जो भी कर रही थी लेकिन शब्द ज़्यादा आ रहे थे और सबको देने की आदत पड़ गई। तो अपनी बेटी के साथ एक माँ का बॉन्ड दोबारा से क्रिएट करना, उसको समय देना, पूरी तरीके से उसको ये एहसास दिलाना कि आज भी हम तुम पे बहुत प्यार करते हैं। जो मैंने सुनना छोड़ दिया वो सुनने के लिए मैं तैयार हूँ, तुम्हें गले लगाने के लिए मैं तैयार हूँ, और मैं हाथ फैला के तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रही हूँ। तुम्हारे पास मैं आऊँगी, तुम मेरे पास भले ही नहीं आओ, मैं आऊँगी, तुम्हें गले भी लगाऊंगी, प्यार भी करूँगी। जब मैंने वो करना शुरू किया तो मुझे मेरी बेटी के साथ जो गैप महसूस होने शुरू हुए, बड़ी बेटी के साथ, मुझे ऐसा लगा कि मैंने वापस से उसको पाना शुरू किया। वो प्यार, उस तरीके से गले लगना, उसका कडल करना, उसका बोलना, वो सारी चीज़ें दोबारा से शुरू हुई। लेकिन उसी बीच मेरी छोटी बेटी को ऐसा लगने लगा कि मम्मी दीदी को ज़्यादा देखती हैं और मुझे छोड़ देती हैं, क्योंकि मुझे समझ में आने लगा था कि कहीं ना कहीं मैंने बैलेंस तो बच्चों के साथ खोना शुरू कर ही दिया है। काम करते करते ये भूल ही गई हूँ कि एक माँ क्या होती है। माँ का फ़र्ज़, एक स्पिरिचुअल पेरेंटिंग का मतलब ये सब चीज़ें खाली नहीं है। उनके साथ समय बिताना वो सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है एक माँ के लिए, उसके बच्चे, एक परिवार के लिए। तो मैंने अपनी छोटी बेटी के साथ समय बिताना उसके साथ भी शुरू किया। अगर मैं 5 घंटे बड़ी के साथ रहती थी, उसके साथ समय बिताती थी, तो कोशिश करती थी कि 1 घंटा मैं अपनी छोटी बेटी के साथ दूँ, उसके साथ गेम्स खेलना। तो धीरे धीरे दोनों बच्चों के बीच में जो एक इनकम्प्लीटनेस थी, एक मिसिंग था, वो रिवाइव होना शुरू हुआ। दोनों आने लगे, दोनों गले लगने लगे, और दोनों के पार्ट में जो मिसिंग था वो मुझे ऐसा लग रहा कि मैं एक माँ के रूप में पूर्ण होने लगी हूँ। अभी वो क्रिया अभी भी चल रही है, अभी भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं पूर्ण रूप से उस चीज़ को पूरा कर पाऊँ।
ये एक निरंतर क्रिया है। ध्यान मुझे समझ में आ रहा है कि समय के साथ मैं जैसे जैसे ध्यान में आगे PSSM को समझ रही हूँ, पतरी सर के कंसेप्ट्स को, स्पिरिचुअल टैबलेट को समझ रही हूँ, तो समझ में आ रहा है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें अपनी लाइफ में ना एक बैलेंस करके देखने की ज़रूरत है। मैं हमेशा कभी कभी हम ध्यान में, अध्यात्म में खोते 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 हम अपना जो सर कहते हैं संसार में निर्वाण, वो संसार में रहना छोड़ देते हैं संसार में होते हुए भी। और हमें लगता है कि हमारे जो आसपास के लोग हैं हमें इतना प्यार करते हैं, लेकिन कंप्लेंट क्यों कर रहे हैं? वो कंप्लेंट क्यों आ रही है कि तुम हो ही नहीं, तुम अवेलेबल ही नहीं हो? लेकिन वो कंप्लेंट अपने आप खत्म हो लगी जब मैं मिडिल पाथ में आना शुरू किया। समझ में आने लगा कि संसार में रहना है कि सबके साथ रहना है, बच्चों को भी देखना है, फैमिली को भी देखना है, अपने फ्रेंड्स को देखना है। अचानक से जो इतने सालों से फ्रेंड्स छूट गए थे, उनके अपने आप फ़ोन कॉल्स आने शुरू हुए, उनसे मिलना शुरू हुआ। ऐसा लगा कि ज़िंदगी दोबारा से जीने का एक नया तरीका शुरू हुआ है। हर वो इंसान जो कहीं कभी किसी समय में छूट गया था, वो वापस अपने आप आ रहा है। अपने आप मैसेज आते हैं, अचानक से एक मैसेज आता है, कहाँ हो, कैसी हो? तो ऐसा लगता है कि अरे कहाँ कभी दोस्त थे जो किन्हें मैं भूल गई थी, जिन्हें शायद मैंने छोड़ दिया समय के साथ या छूट गए, वो अचानक से कैसे आए? तब समझ में आया कि जब हम अपने जीवन के आसपास में बैलेंस बनाना शुरू किया तो हर चीज़ मेरे पास अट्रैक्ट होती हुई आ रही है। नंबर आज भी वही है, पहले भी था, लेकिन कभी कोई फ़ोन नहीं आता था, कभी कोई मैसेज नहीं आता। तो अचानक से आज वो मैसेज कैसे? आज मैं कहीं जा रही हूँ तो मुझे सुनने को मिलता है, किससे जुड़े हुए हो? तो जब BMC हिंदी और PSSM का नाम लिया तो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि वो कहेंगे अच्छा ये तो हमने 1 महीने पहले ही देखा है, हमने भी करना शुरू किया। तो ऐसा लगा कि मैं आई इसलिए थी, ये सारे जुड़े ही इसलिए। तो अचानक से उनके मुँह से ये सब सुनना कि हाँ, अच्छा कब कितना समय हो गया तुम्हें, कितना कुछ जानते हो। हाँ, हमने भी सुना है, हम भी थोड़ा-थोड़ा करना शुरू किया है। उनका इंटरेस्ट देख के जो कभी देखा ही नहीं, वो सिर्फ जॉब, टीचिंग, बच्चे, स्कूल, घर, यही सारी बातें हुआ करती थी। वहाँ पे अचानक से एक डिफरेंट पर्सनालिटीज़ देखने को मिली कि उतने प्यार से मिलना और उतनी इम्पोर्टेंस के साथ, और सबका ये कहना कि हम तुमसे बात करना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि तुम्हें कितना समझ में आया, कितना गहरा है, कितनी जल्दी इतना गहरा कैसे उतर सकता है कोई। और हमने तो अभी शुरुआत की है कि क्या हम ये सब कर सकते हैं उतना, तुम्हारे उसमें क्या अंतर है जो हम कर रहे हैं। तो वो सब देख के लगा कि वापस से ये सब जोड़ना यूँ ही नहीं था। इन सब का वापस से मैसेज आना, फ्रेंड्स का मिलना, शायद इसलिए हम सब जैसे कहीं ना कहीं ध्यान की वजह से, पत्री सर के इस ज्ञान, इस ऊर्जा की वजह से हम फिर से मिलना शुरू हुए। जो छूट गया था वो फिर से मिल रहा है, क्योंकि मेरे पास जितने भी फ्रेंड्स आने शुरू हुए वो कहीं ना कहीं ध्यान से जुड़ रहे थे। तो मुझे मेरे पुराने दोस्त, मेरे परिवार वापस से सिर्फ इस ध्यान से मिल रहा था। जिनकी इच्छाएं भी खत्म हो गई, वो सारी चीज़ें वापस मिल रही हैं। हर वो पल वापस लौट के आ रहा है जिसको कहीं पीछे छोड़ दिया था। तो एक इतना खूबसूरत जर्नी जिसमें ऐसा लग रहा है कि हर पल कुछ सीख कर कुछ नया मिलेगा, एक नया पड़ाव आएगा। तो ध्यान का इतना खूबसूरत रूप, शरीर में बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन कोई वो नहीं है, कोई सवाल भी नहीं है कि क्यों हो रहा है, क्योंकि अब ये समझ में आने लग गया कि ये जो मैं महसूस कर रही हूँ या मेरे शरीर में जो भी हो रहा है वो सिर्फ इसलिए हो रहा है कि मुझे जो छूट रहा है, जो समझ नहीं आ रहा, जिस पे मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, उस पे मैं काम करना शुरू करती हूँ। जैसे जैसे मैं करती हूँ मैं उस सिचुएशन से बाहर आ जाती हूँ। ध्यान का मतलब प्रॉब्लम्स का ना आना नहीं है। मैंने अपने जीवन में यही समझा है और इसी को मैं हर पल एक्सपीरियंस भी कर रही हूँ। तो नए लोगों के जो ध्यानी हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि इस चीज़ को हमें समझना है कि ध्यान हमें इन सब चीज़ों को अच्छे से हैंडल करना, मैनेज करना सिखा देता है। उससे जो हमें सीख मिलनी है वो हमें समझ में आने लगती है। जब मुझे ये कारण समझ में आने लगेंगे तो तकलीफ़ से डर नहीं लगेगा, सवाल भी नहीं उठेगा, हम उस पर काम करेंगे और उससे बाहर आ जाएंगे।
तो ध्यान हमें उस चीज़ के लिए जागरूक करने का एक सबसे सरल माध्यम है। ये हमें ये नहीं कहता कि हम जीवन में कोई चैलेंज नहीं आएगा, कोई चुनौती नहीं आएगी। चुनौतियाँ आएंगी और भी आएंगी, क्योंकि हमें और अच्छे से नज़र आने लगती हैं चुनौतियाँ, क्योंकि हम उतने जागरूक हो गए कि यार छोटी छोटी चुनौती भी हमें दिखती हैं जो हमें पहले दिखती नहीं थी, लेकिन वो हमें इसलिए दिखती हैं क्योंकि हम जो छोटी सी चीज़ इग्नोर कर रहे हैं वो भी हम समझ जाते हैं। उस पर थोड़ा सा काम किया, हमें वो हमारे जीवन भर, वो हमारे जीवन का ठीक उस तरीके से है कि कुछ चीज़ें जो हमें हमेशा हमें जीवन का हिस्सा रहती हैं वो उस तरीके से हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है और हम वैसे ही जीवन जीने लगते हैं। हमारी जीवन शैली वैसी बन जाती है और हमारी जीवन शैली हर पल जितना हम इम्प्रूव करेंगे उतनी बेटर होगी। तो ध्यान हमें हमारी जीवन शैली को और इम्प्रूव करने का सबसे सरल माध्यम है। मेरे जीवन में तो यही है कि बार बार चुनौतियाँ आती हैं, शारीरिक रूप से भी, मैं रिश्तों के रूप में भी देखती हूँ, लेकिन वो ठीक भी होती है। निरंतर काम चल रहा है, छूटा नहीं है, चलता रहेगा जब तक जीवन है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पड़ाव को समझकर मेरे को लगता है कि मैं अपने आप को और बेटर इंसान बनाने की कोशिश कर पा रही हूँ।